Hello, dear all. In our previous lecture, I related you one part of cause effect relation, that is the theory of entailment. Now, today, I will discuss about second part of cause effect relation, that is the theory of regularity. Students, theory of regularity अर्थात नियमितता सिद्धांत कॉज इफेक्ट में नियमितता अर्थात रेगुलरिटी का संबंध मानता है। अर्थात जब जब कारण उपस्थित होता है तब तक कार्य भी उपस्थित होता है। जब जब आकाश में घने काले बादल दिखाई देते हैं तब तो वर्षा भी होती है। बादल से वर्षा का होना एक नियमित घटना है या रेगुलर फेनोमेना है। इसी प्रकार जैसे सूर्य प्रत्येक दिन पूर्व दिशा में उगता है और इसी के साथ दिन की शुरुआत होती है। यहाँ सूर्य का उगना कारण है अर्थात कॉज है, जबकि दिन का होना कार्य इफेक्ट है और ये एक नियमित घटना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस वस्तु से कोई वस्तु हमेशा नियमित रूप से उत्पन्न होती है उस वस्तु को कारण और उत्पन्न वस्तु को कार्य इफेक्ट कहा जाता है। धुआं से आग की उत्पत्ति होती है और जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। इसलिए धुआं और आग में कारण कार्य अर्थात कॉज इफेक्ट संबंध है और यह नियमित संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि नियमित शब्द नियम से बना है और नियम कई तरह के होते हैं, जैसे प्राकृतिक और नैतिक नियम अर्थात नेचुरल एंड मोरल लॉ। कारण कार्य संबंध भी एक नियम है और यह प्राकृतिक नियम है तथा प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाएं प्रकृति के नियम से संचालित तथा नियंत्रित होती हैं। यही कारण है कि मिल महोदय ने प्रकृति अर्थात नेचर को समरूप माना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिल एक अनुभववादी या इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर हैं और अनुभववाद अर्थात इम्प्रेसिज्म इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्य मानता है। इसी प्रकार कारण कार्य का संबंध भी इंद्रिय अनुभव है। प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं जैसे बादल और वर्षा, धुआं और आग तथा मनुष्य और मरणशीलता का हमें इंद्रिय अनुभव होता है और उस आधार पर उन घटनाओं में कारण कार्य संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द थियरी ऑफ रेगुलरिटी कॉज इफेक्ट रिलेशन को ए पोस्टेरियोरी या इंद्रिय अनुभविक मानता है और इंद्रिय अनुभविक होने के कारण कॉज इफेक्ट रिलेशन निरीक्षण पर आधारित होता है तथा कारण और कार्य के भावात्मक एवं निषेधात्मक उदाहरणों का निरीक्षण करके उनमें नियमित संबंध का पता लगाया जाता है। मिल ने इन विधियों को अन्वय और व्यतिरेक कहा है। इसी प्रकार भारतीय दर्शन के न्यायशास्त्र में भी इन दो विधियों का उपयोग किया गया है। प्राचीन न्यायशास्त्र के अनुसार जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर में। इस दृष्टांत युक्त सामान्य वाक्य के आधार पर धुआं और आग में कारण कार्य संबंध स्थापित किया जाता है और इसे अन्वय विधि या भावात्मक विधि भी कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, जैसे तालाब में। इस दृष्टांत युक्त सामान्य वाक्य द्वारा भी धुआं और आग में कारण कार्य संबंध ही स्थापित किया जाता है और इसे व्यतिरेक विधि या निषेधात्मक विधि कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अन्वय विधि में उदाहरण रसोई घर भावात्मक है अर्थात पॉजिटिव है, जबकि व्यतिरेक विधि में उदाहरण तालाब निषेधात्मक है या निगेटिव है। मिल ने अन्वय और व्यतिरेक विधि के माध्यम से कारण कार्य संबंध की व्याख्या के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अन्वय विधि के उदाहरण में वे कहते हैं कि एक होटल में कई लोग भोजन करते हैं। कोई चावल खाता है तो कोई रोटी खाता है। कोई चावल के साथ दाल, सब्जी और पापड़ खाता है तो कोई रोटी के साथ सब्जी, अचार और फ्राई लेता है। कोई पुलाव और मीट भी खाता है। लेकिन यहाँ पर सभी के भोजन में एक सामान्य वस्तु है और वह है टमाटर की चटनी। होटल में खाने वाले सभी लोग बीमार हो जाते हैं और बीमारी का एकमात्र कारण है टमाटर की चटनी, क्योंकि यही एक ऐसी खाद्य सामग्री है
जिसे सभी लोगों ने खाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कारण या काज टमाटर की चटनी है, जबकि कार्य या इफेक्ट बीमारी है। यहाँ एक बात तो तय है कि जब जब भी उस होटल में जिन जिन लोगों ने टमाटर की चटनी खाई है वे लोग बीमार हो गए हैं। अतः बीमारी का नियमित कारण टमाटर की चटनी ही है। इसे हम प्रतीकात्मक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक कार्य अ है और अ कार्य उस समय होता है जब हमेशा उसके पहले फ होता है। फ पूर्ववर्ती घटना है और अ अनुवर्ती घटना है। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, इसलिए इनमें नियमितता या रेगुलरिटी का संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार व्यतिरेक विधि से भी प्रमाणित होता है कि टमाटर की चटनी बीमारी का कारण है और फ अ का कारण है। जिन लोगों ने होटल में टमाटर की चटनी नहीं खाई उन लोगों को बीमारी नहीं हुई। इस तरह जब जब फ नहीं रहा तब तो अ भी नहीं रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कारण कार्य संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशन को नियमितता सिद्धांत अन्वय और व्यतिरेक विधि के माध्यम से प्रमाणित करता है। वस्तु ये दोनों विधियां निरीक्षण और प्रयोग की हैं। अतः नियमितता सिद्धांत न केवल ए पोस्टेरियोरी अर्थात अनुभविक है, बल्कि संश्लेषणात्मक अथवा सिंथेटिक भी है। यहाँ एक एक उदाहरण का निरीक्षण करने के बाद कारण कार्य संबंध की नियमितता की पुष्टि होती है। एक मनुष्य को मरते हुए देखकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। यहाँ मनुष्य और मरणशीलता में नियमितता अर्थात रेगुलरिटी पाई जाती है। चूंकि रेगुलरिटी थ्योरी का आधार निरनुभव है और सभी घटनाओं का अनुभव संभव नहीं है, इसीलिए यह सिद्धांत कारण कार्य संबंध अर्थात कॉज इफेक्ट रिलेशन में अनिवार्यता और निश्चितता नेसेसिटी एंड सर्टेनिटी को नहीं स्वीकारता है, बल्कि कारण कार्य संबंध में संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी को मानता है। जैसे आज जितने भी कौवे देखे गए वे सभी काले हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में दिखाई देने वाले कौवे काले ही हों। हो सकता है कि कुछ कौवे सफ़ेद भी दिखाई दें। अतः नियमितता सिद्धांत रेगुलरिटी थ्योरी संभावना मात्र अर्थात प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करता है। साथ ही यह सिद्धांत कॉज इफेक्ट रिलेशन को स्पेस एंड टाइम की सीमा में बांधता है। जैसा कि हम जानते हैं कि निरीक्षण और प्रयोग किसी स्थान और किसी समय में ही संभव हो पाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशन यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक नहीं होता है। इंटेलमेंट थ्योरी कारण कार्य संबंध को डिडक्टिव नेचर अर्थात निगमनात्मक स्वरूप प्रदान करता है, जबकि रेगुलरिटी थ्योरी कारण कार्य संबंध को इंडक्टिव नेचर अर्थात आगमनात्मक स्वरूप देता है। कारण कार्य संबंध की संभाव्यता अर्थात प्रोबेबिलिटी से यह बात स्पष्ट होती है कि आज जो कार्य अर्थात इफेक्ट जिस कारण से होता है वही कार्य भविष्य में अन्य कारण से घटित हो सकता है। कॉज इफेक्ट या कारण कार्य में नियमितता का अभाव हो सकता है। स्टूडेंट, हियर वी कैन से दैट रेगुलरिटी थ्योरी is just a probability, thus there can be lack of regularity. Hence, this theory gets affected by fallacy of self-contradiction. So students, today we discuss the theory of regularity. Hope I was able to convey it clearly. Now in my next lecture, I will be talking about the theory of succession or the theory of activity. Students, you know it is a very hard phase in the history of humanity. We all had to fight with this problem and safeguard ourselves and our society from this pandemic. Stay home, stay safe. Thank you.